साथियों, अभी तक हमने विभिन्न रिस्कों के बारे में विभिन्न जो हमने पहले को जो वीडियो अपलोड किए गए थे, तो उसमें हमने विभिन्न रिस्कों के बारे में पढ़ा। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें हमने कि रिस्क कौन कौन से प्रकार के होते हैं, बैंकिंग बुक क्या होती है, ट्रेडिंग बुक क्या होती है, इन सारी चीज़ों को पढ़ा। तो अब रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर है, उस चैप्टर के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। तो उसमें से संबंधित कुछ चीज़ों को हम इस चैप्टर में देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। उससे पहले हम नॉन फाइनेंशियल रिस्क के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसा कि वर्ड से ही जो नॉन फाइनेंशियल रिस्क है, शब्द से ही ये पता चलता है कि इसमें कोई फंड इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि जो बैंकिंग सेक्टर है, जो बैंक हैं, बैंकों में विभिन्न प्रकार के रिस्क होते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है सारे रिस्क फाइनेंशियल ही रिस्क हों, उसमें और भी बहुत तरह के रिस्क होते हैं। जैसे कि आपका बिजनेस रिस्क हो गया। तो जो बिजनेस रिस्क होता है, तो इसमें क्या होता है कि बैंक्स ये एज्यूम कर लें कि क्रिएट अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड एड वैल्यू शेयर होल्डर्स, कि जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है या फिर ऑपरेटिंग रिस्क की अगर बात करें, ऑपरेटिंग रिस्क है जो पार्टेन करता है किस चीज़ से, प्रोडक्ट से, यानी मार्केट के प्रोडक्ट से पार्टेन करता है ऑपरेटिंग रिस्क। इन विच द बैंक ऑपरेट एंड इंक्लूड टेक्नोलॉजी, इनोवेशंस, मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट डिजाइन। कहने का मतलब यह है कि जो बिजनेस रिस्क है ये कब अराइज होता है। इसका अराइज होने का एक ही रीज़न है, जब कंपटीशन हो। क्योंकि मान लीजिए उदाहरण के तौर पे कि आपकी XYZ बैंक है और एक ABC बैंक है। ABC बैंक मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट को, चाहे वो लोन से संबंधित हो, चाहे वो डिपॉजिट से संबंधित हो, ऐसे प्रोडक्ट को लेकर के आती है कि जो पब्लिक के लिए बेनिफिशियल है। दूसरी बैंक जिसके बेनिफिशियल नहीं है, तो जायज़ सी बात है यहाँ पर बिजनेस रिस्क अराइज होगा। साथ ही एक बैंक है वो अप्रोच कर रही है कि घर घर जाकर के कर रही है, और एक बैंक है वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपना एडवर्टाइजमेंट कर रही है। तो जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से एडवर्टाइजमेंट कर रही है, तो उसमें क्या है कि उसकी कॉस्ट कम लगेगी, और जो डोर डोर जा कर के जा रही है तो उसका ज़्यादा कॉस्ट लगेगी। तो यानी आप लोग समझ गए होंगे कि जो बिजनेस रिस्क होता है, बिजनेस रिस्क कॉम्पिटिशन, जब मार्केट में कंपटीशन होता है, चाहे वो टेक्नोलॉजी से संबंधित हो या किसी मार्केटिंग से संबंधित हो या फिर किसी प्रोडक्ट डिजाइन से संबंधित हो, तो वो वहाँ पर आपका बिजनेस रिस्क होता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण के तौर पे समझ लेते हैं कि प्रोडक्ट डिजाइन बाय द बैंक, बैंक के द्वारा कोई ऐसा प्रोडक्ट डिजाइन किया गया है जो सुपरफ्लिस बाय द टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट से क्या है, प्रभावित है। उदाहरण के तौर पे हम बात करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर, कि जैसे कि हम डोर टू डोर जाकर के अपने डिपॉजिट मार्केटिंग, मतलब बैंक से के जो प्रोडक्ट है उनके संबंधित में डोर टू डोर जाकर के हम मार्केटिंग कर रहे हैं। या इसके कंपैरिजन में अगर हम इंटरनेट के माध्यम से अगर हम इसको एडवर्टाइजमेंट करें, तो आई थिंक इट इज़ बेटर देन डोर टू डोर जाकर के, क्योंकि डोर टू डोर जाएंगे तो कॉस्ट भी ज़्यादा बढ़ेगी। और सेकेंड रिस्क आता है आपका स्ट्रेटजिक रिस्क। स्ट्रेटजिक रिस्क होता है कि वह ना स्ट्रेटजिक, मतलब वह जब कोई स्ट्रेटजी फेल्ड हो जाती है ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सिचुएशंस, कि कोई स्ट्रेटजी ऐसी बनाई थी कि जिससे कहा था कि भाई ये स्ट्रेटजी इस चीज़ में काम करेगी, या इस तरह से हम कस्टमर को अपने साथ में जोड़ सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी अनअवॉइडेबल सिचुएशन की वजह से, अनअवॉइडेबल रीजन्स की वजह से क्या हुआ कि वो जो स्ट्रेटजी बनाई गई थी एक मैनेजमेंट के द्वारा, तो उसको प्रॉपर तरह से वो मतलब सक्सेस नहीं हो पाई। तो उस केस में स्ट्रेटजिक रिस्क अराइज हो जाएगा। आइए अब हम चैप्टर सेकंड के बारे में बात करेंगे। चैप्टर सेकंड जो है उसका नाम है रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। तो इसमें हम बहुत सी चीज़ों को जानेंगे। हम इसमें देखेंगे कि
रिस्क के क्या क्या रीजन हैं, कैसे अराइज होता है, और हमको कैसे पता चलता है कि इसमें रिस्क इन्वॉल्व है या रिस्क होने वाला है। तो सबसे पहले एक वर्ड इसमें आता है, आप लोगों ने कई एक जगह देखा होगा, आइडियोसिनक्रेटिंग रिस्क। आइडियोसिनक्रेटिंग रिस्क क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो जो आइडियोसिनक्रेटिंग रिस्क होता है ये एक छोटी जगह पे, यानी एक स्मॉल मात्रा में, या जैसे एक बहुत बड़ा जोग्राफिकल एरिया है उसमें किसी एक वस्तु विशेष पर जो रिस्क अराइज हो रहा है, वस्तु विशेष पर जो रिस्क हो रहा है, उस रिस्क को आइडियोसिनक्रेटिंग रिस्क कहेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने मान लें कि एक कोई शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री है, जो ख़राब शिपें हो जाती हैं तो उनको सोल्ड करने का, या कोई ऐसी भी शिप है जो मतलब शिप बना करके सेल कर रही है, तो उसको ई ऑक्शन के माध्यम से जैसे भी वो सेल कर रही है, तो उसमें क्या है कि उसका जो कुछ रॉ मटेरियल बच जाता है तो उसको अदर वे में वो बेचती है, चाहे वो ई ऑक्शन से बेचे या जैसे भी बेचे। तो एक छोटी सा कहने का मतलब ये हुआ कि जब शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री जो है वो इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, और ये एक छोटी एरिया को कवर करता है या एक स्मॉल ग्रुप को इंडिकेट करता है या उसकी तरफ इशारा करता है। आइडियोसिनक्रेटिंग रिस्क हैज अ लिटिल और नो कोरिलेशन विथ मार्केट रिस्क। इसका मार्केटिंग रिस्क से कोई संबंध नहीं होता है। जैसे कि शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री इज एन एग्जाम्पल, शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री इसका एक उदाहरण है। और जो शिप्स होता है वो बेचे जाते हैं या बेचे गए हैं या बेचे जा रहे हैं एज जहाँ है जैसा है के आधार पर, और जैसा कि एलांग ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, जो इंडिया का वेस्टर्न कोस्ट एलांग है, तो वहाँ पर ऐसा दृश्य या ये चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। द मटेरियल जनरेटेड थ्रू ब्रोकिंग शिप, की जो शिप्स थी उनका जो ब्रोकिंग सामान था तो वो ई ऑक्शन वगैरह के माध्यम से उसको हार्ड कैश बेसिस पर बेचा जाता है। आइए अब हम बात करते हैं कि जो रिस्क होता है, रिस्क के सोर्स क्या है, यानी कि रिस्क कहाँ कहाँ से अराइज होता है। तो जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि जो रिस्क होता है वो दो प्रकार का होता है, फाइनेंशियल रिस्क और नॉन फाइनेंशियल रिस्क। तो फाइनेंशियल रिस्क में आपका क्रेडिट रिस्क आ जाता है, मार्केट रिस्क आ जाता है, ऑपरेशनल रिस्क आ जाता है, इंटरेस्ट रेट रिस्क आ जाता है, और नॉन फाइनेंशियल रिस्क में आपके जैसे बिजनेस रिस्क हो गया और स्ट्रेटेजिक रिस्क हो गया, ये आपका इसमें आ जाएगा। तो ये जो रिस्क है इनकी क्या सोर्स है, ये कहाँ कहाँ से कैसे कैसे अराइज होता है। तो हम बहुत से सिचुएशंस के बारे में, विभिन्न प्रकार की सिचुएशंस के आधार पर हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं कि रिस्क कितने प्रकार के किस किस तरह से कहाँ कहाँ पर अराइज हो सकता है। तो इसके जो मेन जो चीज़ें हैं, जैसे कि डिसीजन या इनडिसीजन, टाइमली डिसीजन नहीं लिया गया उसके कारण रिस्क अराइज हो गया। बिजनेस साइकिल की जो बिजनेस का जो साइकिल है उससे प्रभावित हुआ, या कोई इकोनॉमिक फिजिकल चेंजेस आ गया उसकी वजह से, या फिर कोई मार्केट प्रेफरेंस में कोई दिक्कत आ गई, मार्केट प्रेफरेंस चेंज हो गया पब्लिक का, या पॉलिटिकल कोई कंपल्सन आ गया, या फिर किसी रेगुलेशन की प्रॉब्लम हो गई, या कंपटीशन की प्रॉब्लम हो गई, या टेक्नोलॉजी की दिक्कत हो गई। तो कहने का मतलब है कि जो रिस्क अराइज होता है, यानी रिस्क के जो सोर्स हैं, तो वो ये सारे रिस्क के क्या हैं, सोर्स हैं। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि विच इज नॉट आ सोर्स ऑफ रिस्क, नीचे 3-4 दिए रहेंगे, एक को डिफर दे देंगे, या उसमें दे देंगे कि मतलब इनमें से कौन से रिस्क के सोर्स हैं, तो उसमें 3 ऑप्शनों में दे देंगे
डिसीजन दे दिया, बिजनेस साइकिल दे दिया, इकोनॉमिक फिजिकल दे दिया, और चौथे में कोई और दे दिया। उसके बाद में दे दिया पहला सही है, पहला तीसरा और पांचवा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है, या पहला पांचवा चौथा सही है, इस तरह से ऑप्शन। तो आप लोग ये समझ पा रहे होंगे कि जो रिस्क अराइज होता है उसके कौन कौन से सोर्स हैं, कहाँ कहाँ से रिस्क बैंकिंग में अराइज हो सकता है। तो जो रिस्क अराइज बैंकिंग में हो सकता है वो इन 8-9 वजहों से रिस्क अराइज होता है। दोस्तों भी एक बहुत अच्छा था, इसके बारे में हम आगे देख लेते हैं। अब इसमें जैसे टेक्नोलॉजी है या नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन है कि इंफॉर्मेशन टाइमली ना मिल पाना, इंफॉर्मेशन का टाइमली ना मिल पाना। तो आइए अब हम सबसे पहले देखेंगे कि जो डिसीजन या डिसीजन है तो इसके बारे में हम देखेंगे कि डिसीजन में क्या कहना चाह रहा है ये, कि टेकिंग और नॉट टेकिंग अ डिसीजन एट अ राइट टाइम जनरली द फर्स्ट काज ऑफ रिस्क। जब हम किसी डिसीजन को टाइमली से नहीं ले पाते हैं या ले पाते हैं तो फिर वो गलत डिसीजन ले लेते हैं, तो एक क्या है, एक मेन रीजन है रिस्क को अराइज होने का। जैसे मान लीजिए कोई सीजनल फैक्ट्री थी, या मान लीजिए हमें किसी को लोन देना था, तो उसका सामान आना था, अर्जेंट था, उसने अपने वहाँ से कोई सेटिंग कर रखी थी कि इतने में, मतलब उसने कहीं से कोई अपना कांटेक्ट कर रखा था और हमने उसको टाइमली फंड नहीं रिलीज किया या टाइमली हमने उसका लोन नहीं किया, तो कहीं न कहीं जा कर के ये रिस्क अराइज हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अगर हमने टाइमली कोई रिस्क, अब है सपोज कीजिएगा बैंकर टेक्स द डिपॉजिट एंड डिसाइडेड नॉट टू पुट द मनी स्ट्यूटरी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट। जैसे मान लीजिए कि ऐसा था कि हमने डिपॉजिट अपने पास में जमा करा लिया था, लेकिन उसको क्या किया, इस जो SLR की जो रिक्वायरमेंट्स थी, स्ट्यूटरी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स थी, उनको फॉलो नहीं किया। तो इससे क्या हुआ, एक तो ये RBI के जो दिशा निर्देश हैं या जो RBI की नॉर्म है उनका एक वायलेंस हो गया। देन द बैंक वुड बी कॉल्ड अपॉन द पेनाल्टी। तो जब देखो जो SLR था, SLR को मेंटेन करना था RBI के नॉर्म के हिसाब से, वो बैंक ने नहीं किया। इसका मतलब टाइम डिसीजन नहीं लिया गया कि करना है इसको, डिसीजन हो गया, यानी डिसीजन नहीं लिया गया। तो उस केस में क्या हो गया, रिस्क अराइज हो गया। रिस्क कैसे अराइज हो गया, अब RBI नॉर्म को आपने फॉलो नहीं किया, तो RBI को पता चला, RBI ने आप पे पेनाल्टी लगा दी। जब पेनाल्टी लगा दी तो रिस्क, पेनाल्टी क्या है, एक रिस्क ही तो है, मतलब बैंक की जो प्रॉफिटेबिलिटी तो कम हो रही है ना उससे। सेकंड है कि बिजनेस साइकिल और सीजनैलिटी। जो कुछ बहुत सी ऐसी इंडस्ट्री हैं जो सीजनैलिटी बेस पे काम करती हैं, मतलब उनका एक सीजन होता है, वो थ्रू आउट द ईयर नहीं काम कर करके, यानी 12 मंथ काम नहीं करती हैं, वो 6 to 7 मंथ काम करती हैं। और हमको उसी तरह से जो उसकी सीजनैलिटी, जो उनका साइकिल है, उस साइकिल के हिसाब से ही बैंक को डिसीजन लेना है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे कि जैसे मान लीजिए शुगर केन की कोई फैक्ट्री है जहाँ पर चीनी बनाई जा रही है, शुगर की फैक्ट्री है, तो वहाँ पर जिस समय गन्ना अवेलेबल है मार्केट में, तो उस समय हमने उसको फाइनेंस नहीं किया। जब गन्ना ख़त्म हो गया तब हम उसको फाइनेंस कर रहे हैं, तो दैट इज़ रॉन्ग। मतलब इससे क्या होगा, रिस्क बढ़ गया ना। और फिर जब सीजन ही नहीं होगी तो पैसा लेकर के करेगा क्या ना, खाली कोई ब्याज थोड़ी भरेगा। तीसरा है आपका इकोनॉमिक चेंज या और फिजिकल चेंजेस। जब कोई गवर्नमेंट की द्वारा कोई इकोनॉमिक या किसी कर वगैरह की जो पॉलिसी है, कर वगैरह की जो नीति है, उसमें कोई चेंजेस आ गया, गवर्नमेंट ने क्या किया, मान लीजिए टैक्स बढ़ा दिया। मुझे पहले मान लीजिए 8% किसी चीज़ पर टैक्स लिया जा रहा था, अब उसको 12% टैक्स कर दिया। तो क्या हुआ कि जो इनकम थी, तो इनकम तो ओवरऑल उतनी ही रही, लेकिन टैक्स जो था कट गया, मतलब टैक्स जो था उस पर इम्पोज हो गया।
तो जो एक्स्ट्रा टैक्स इम्पोज हुआ तो उससे क्या हुआ कि कहीं ना कहीं एक रिस्क अराइज हुआ। रिस्क किस चीज़ का अराइज हुआ कि जो पहले इनकम हो रही थी वो अब इनकम उतनी नहीं होगी, क्योंकि रीजन क्या है कि भाई एक्सेस टैक्स बढ़ गया। द लेवी ऑफ द इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन सर्टेन कैपिटल गुड्स, कुछ ऐसे सर्टेन गुड्स हैं, डिफाइंड गुड्स हैं जिन पर क्या हुआ इम्पोर्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा लगाने लगे। इससे क्या हुआ फंडिंग कॉस्ट और बैंक फाइनेंस की रिक्वायरमेंट बढ़ी। व्हाइल द बारोवर, इससे क्या हुआ कि जो बारोवर्स की रिपेमेंट कैपेसिटी थी, तो भाई वो तो मतलब वो उसी तरह की है, बराबर ही है भाई, उसकी रिपेमेंट कैपेसिटी जो थी वो तो उतनी है, लेकिन कहीं ना कहीं इम्पोर्ट ड्यूटी ज़्यादा उस पर पड़ गई। तो उससे क्या हुआ कि एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई जिससे क्या हुआ रिस्क क्रिएट हुआ। द चेंजेस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज कैन इम्पैक्ट द कैश इनफ्लो फॉर द बारोइंग कस्टमर्स, देयरबाय लिमिटिंग हिज रीपेमेंट कैपेसिटी, जिससे उसकी रीपेमेंट कैपेसिटी क्या हुई, प्रभावित हुई। फिजिकल एवं इकोनॉमिक का यहाँ पर मतलब ये है कि ये एक रिस्क अराइज होने का एक रीजन है कि भाई जो हम सामान इंपोर्ट कर रहे थे उस सामान पर क्या हुआ, उस इंपोर्टेड सामान पर क्या हुआ कि कस्टम ड्यूटी लग गई बहुत ज़्यादा। कस्टम ड्यूटी लग जाने से क्या हुआ कि जो काउंटर पार्टी थी जिसको कस्टम ड्यूटी पे करनी है, तो उसका क्या हुआ कि उसकी जो रीपेमेंट कैपेबिलिटी थी तो वो प्रभावित हुई, और जब वो प्रभावित हुई तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, रिस्क अराइज हो गया। मार्केट प्रेफरेंस, मार्केट प्रेफरेंस भी रिस्क अराइज होने का एक महत्वपूर्ण रीजन है, एक महत्वपूर्ण सोर्स है कि आज की दौर में क्या है कि फैशन का दौर है। यहाँ पर क्या है कि चीज़ें बहुत तेज़ी से चेंज हो रही। जैसे कि पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी आ रहा था, अब कलर टीवी आने लगा। तो ब्लैक एंड वाइट जो टीवी थी तो उसकी कोई क्या है, अगर आज की डेट में हम उसको मान लीजिए 10,000 की टीवी को 5,000 में दे रहे हैं ब्लैक एंड वाइट, और 6,000 में कलर दे रहे हैं, यानी मान के मार्केट में 6,000 में कलर मिल रही है, तो इससे क्या हुआ, व्यक्ति जो युवा वर्ग है, जो कंज्यूमर है, वो क्या करेगा, कलर टीवी खरीदना चाहेगा, है ना। तो मार्केट प्रेफरेंस में जो चेंजेस आती है वो भी एक महत्वपूर्ण रीजन होता है रिस्क को अराइज होने का, यानी रिस्क उत्पन्न करने का एक रीजन होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लें कि अब स्कूटर की जगह पे क्या हुआ, 4 व्हीलर की डिमांड आ गई, तो अब स्कूटर तो लोगों ने कम खरीदना कर दिया, 4 व्हीलर या 2 व्हीलर ज़्यादा खरीदना, यानी मोटरसाइकिल खरीदने पे ज़्यादा प्रेफरेंस। तो उसकी जो मोटरसाइकिल की डिमांड हो रही है, स्कूटर की उतनी ज़्यादा डिमांड नहीं होगी, तो इससे कि भी क्या हुआ, एक रिस्क अराइज हुआ। रिस्क अराइज कैसे हुआ, मान लीजिए किसी कंपनी ने 1,000 स्कूटर बना लिए, उसको लग रहा था कि आगामी 1 साल में या 2 साल में इतने हमारे स्कूटर सप्लाई हो जाएंगे, बिक जाएंगे, लेकिन उसी समय क्या हुआ, मार्केट में प्रेफरेंस आ गया। युवा वर्ग ने कहा यार मैं ये नहीं खरीदूंगा, मैं मोटरसाइकिल खरीदूंगा, स्कूटर नहीं खरीदूंगा। तो क्या हुआ कि वो एक रिस्क अराइज हो गया। पॉलिटिकल रिस्क का मतलब ये हुआ कि जब गवर्नमेंट ने क्या किया, फोर्स किया, किसके लिए, बैंकों को फोर्स किया, उनसे कहा कि भाई ऐसा है कि आप सब जगहों पर बराबर लोन बांटिए, मतलब प्राइवेट सेक्टर में आप लैंडिंग कीजिए। अब जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का स्कोप नहीं है वहाँ भी गवर्नमेंट करवा रही है, तो एक क्या है, कहीं ना कहीं रिस्क है।
क्योंकि जहाँ पर जिस चीज़ का स्कोप नहीं है उसके बावजूद किया जा रहा है, तो वहाँ पर बहुत से नियम अधिनियमों को क्या किया जाएगा, ओवरलैप किया जाएगा। तो उससे क्या होगा कि एक रिस्क अराइज होगा। रेगुलेशन, जैसे कि कोई रेगुलेशन अचानक में चेंज हो गया, जैसे कि मान लीजिए डेवलप्ड कंट्री यूएसए की बात करें, तो यूएसए में उन्होंने कहा कि किसी दूसरे देश की कोई भी वस्तु होगी हम उसको नहीं खरीदेंगे, या खरीदेंगे तो बहुत सस्ती खरीदेंगे, या अन्य कोई रीजन, जैसे कि मान लीजिए अमेरिका ने कहा कि भाई ऐसा है कि हमारे यहाँ पाओगे तो आपको फटका, यानी जो फॉरेन अकाउंट कंप्लायंस एक्ट है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा अगर आप यूएसए के नागरिक हैं या यूएसए में परमानेंट रहना चाहते हैं। तो जो वहाँ के नियम कानून हैं तो उनको आप लोगों को करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे कि एबीसी बैंक है जो इंडिया की बैंक है, और उस बैंक की यूएसए में ढेर सारी शाखाएं हैं। तो जो ढेर सारी शाखाएं हैं तो इंडिया के हिसाब से तो वहाँ पर वो वर्क नहीं करेंगी, वहाँ पर जो वो कार्य करेंगी, वर्क करेंगी ब्रांचें, तो वो वहाँ के नियम अधिनियम कानून के अधीन होकर के करेंगी। ठीक है, जैसे वहाँ पर उन्होंने कहा कि नहीं हमें प्राइवेट सेक्टर में लैंडिंग नहीं चाहिए, हमें एमएसएमई में लैंडिंग चाहिए। तो अगर आपकी इंडिया की कोई बैंक अगर वहाँ पे है तो उसको उस सेक्टर में लैंडिंग करनी पड़ेगी। यानी नेट सेल में अगर हम बात करें तो सिंपल सा रेगुलेशन का मतलब ये है कि जो बैंकें या उनकी शाखाएं जिस देश या कंट्री में स्थित हैं तो वो वहाँ के नियम कानून जो अधिनियम हैं, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो उसके अधीन रह करके कार्य करना पड़ेगा, जिससे रेगुलेटरी इशू भी आ जाते हैं, जिससे रेगुलेटरी रिस्क अराइज हो जाता है। जैसे अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर यूएसए पैट्रियट एक्ट लागू किया गया, फटका लागू किया गया, और भी बहुत सी चीज़ों को लागू किया गया वहाँ पे। कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन से भी क्या होता है कि रिस्क अराइज होता है। जैसे कि अगर बैंकों को कंपटीशन में रहना है तो उनको क्या करना पड़ेगा, रिस्क फॉर एनहांसिंग द रिटर्न, कि रिस्क को रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न हासिल करने के लिए रिस्क को फेस करना पड़ेगा। और जो काउंटर पार्टी है उस काउंटर पार्टी को भी मतलब प्रॉपर तरह से उस काउंटर पार्टी को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब काउंटर पार्टी को प्रॉपर तरह से सिलेक्ट करने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपने किसी को लोन देना है, तो जो लोन देना है तो वो आप ऐसे ही किसी को तो नहीं बांट देंगे, ऐसे ही तो किसी को नहीं बांट देंगे। तो आपको प्रॉपर उसका क्रेडिट अप्रीजल करना पड़ेगा, जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो देखने पड़ेंगे। टेक्नोलॉजी, तो जो टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी क्या है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क भी है और सहयोगी भी है। जैसे कि आप लोग जब बैंक में कभी कभी क्या होता है, नेटवर्क नहीं होता है। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कि नेटवर्क नहीं है, नो नेटवर्क। जब नेटवर्क नहीं है, आप पैसे बैंक जो है वो पैसे नहीं दे पा रही है कस्टमर्स के लिए, तो इससे भी एक रिस्क अराइज हो जाता है, जिसको कहते हैं ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क से क्या होगा, रेपुटेशन उसकी लॉस होगी। रेपुटेशन रिस्क उसमें इनहेरेंट है। ऑपरेशनल रिस्क में जो ऑपरेशनल रिस्क है उसमें रेपुटेशनल रिस्क भी इनहेरेंट है। ठीक है,
क्योंकि मान लीजिए कनेक्टिविटी नहीं आ रही है, नेटवर्क नहीं चल रहा है, तो आप जनता को पैसा नहीं दे पाएंगे। जनता जा कर के 4 जगह बोलेगी अरे उस बैंक में तो नेटवर्क नहीं है, उसमें पैसा नहीं है। ऐसे ही हर तीसरे दिन होने लगेगा, तो क्या होगा कि कस्टमर आपकी बैंक से दूसरी बैंक में मूव करने लगेंगे, क्योंकि आपकी रेपुटेशन वहाँ पर लॉस होने लगेगी। अब आप लोग समझ पा गए होंगे कि जो टेक्नोलॉजी होती है, टेक्नोलॉजी जितना हमारे लिए अच्छी है उतना ही हमारे लिए खराब भी, यहाँ से खराब भी हो सकती है ना। ये डिपेंड करता है कि उसको कैसे यूज किया जा रहा है उस पर। नेक्स्ट जो है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। जब प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, जब प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, तो जो हमारा मैनेजमेंट है, हमारा का मतलब जो बैंक का मैनेजमेंट है, वो क्या करेगा, प्रॉपर पॉलिसी नहीं बना पाएगा। जो ब्रांचों से, जो फील्ड से उसको प्रॉपर अगर फंड नहीं मिलेगा, तो वो क्या होगा कि वो रिस्क राइज होगा। मतलब किसी भी पॉलिसी को बनाने के लिए प्रॉपर उसका जो चीज़ें चाहिए, प्रॉपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल होना ज़रूरी होता है। ठीक, आगे कि वास्तव में जो रिस्क होता है, जो रिस्क ड्राइवर है, वो क्या क्या है। अब अभी तक हमने यहाँ पे देखा कि जो रिस्क, जो सोर्स होता है, रिस्क के सोर्स क्या क्या हैं। तो डिसीजन, इंडिसीजन है, टाइमली डिसीजन नहीं लिया, बिजनेस साइकिल मान लीजिए शुगर के लिए 6 to 7th मंथ उसका काम चलता है, तो उस समय ही उसे फाइनेंस की ज़रूरत है, बाकी समय में नहीं है। या कोई इकोनॉमिक या फिजिकल चेंजेस हो गई, इंपोर्ट पे कस्टम ड्यूटी ज़्यादा लगा दी, टैक्सेशन ज़्यादा बढ़ा दिया, मार्केट प्रेफरेंस लोगों की चेंज हो गई। जैसे कि पहले मान लीजिए ब्लैक एंड वाइट टीवी का यूज करते थे, अब रंगीन टीवी का यूज करने लगे। ब्लैक एंड वाइट टीवी नहीं कोई ख़रीदना चाहता है। या पहले स्कूटर सारे लोग पसंद करते थे, अब स्कूटर को अवॉइड करके मोटरसाइकिल खरीदने लगे हैं। या फिर कोई पॉलिटिकल कंपल्सन है, जैसे कि पॉलिटिकल कंपल्सन का मतलब ये है यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए कि प्राइवेट सेक्टर के टारगेट है, तो वो सभी क्षेत्रों में करने ही करने हैं, किसी एरिया को छोड़ना नहीं है। या जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन है, वो करने हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं क्या होता है कि रिस्क राइज होता है। या कोई रेगुलेशन है कि कोई ऐसा रेगुलेशन आ गया, जैसे मान लीजिए कोई हमने सामान इंडिया से कोई भेजा था, या हमारी इंडिया की कोई बैंक है, उसकी कोई ब्रांच यूएसए में है, और वहाँ पर कुछ ऐसा चेंज हो गया, कुछ नियम चेंज हो गया, तो क्या हुआ, उससे भी रिस्क अराइज हो जाता है। या कंपटीशन, क्योंकि कंपटीशन का माहौल है, सभी बैंकों में एक दूसरे से कंपटीशन है, तो क्या हुआ, वो भी एक रिस्क का रीजन है। टेक्नोलॉजी भी एक रीजन है, और समय से जो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती हैं, वो भी एक रिस्क सोर्स का एक सोर्स है। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं इसको अगर समरी में, अगर नटसेल में अगर बात करें, तो नटसेल में अगर हम बात करते हैं, तो उसमें बस आ जाता है कि जो वास्तव में क्या है कि जो रियलिटी ऑफ रिस्क ड्राइवर्स है, तो रिस्क के जो ड्राइवर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो मतलब रिस्क किस वजह से ड्राइव करता है, मतलब रिस्क कैसे अराइज होता है, उसके क्या रीजन है। तो उसका रीजन है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई प्रॉब्लम आ गई, या कोई रेगुलेटरी एस्पेक्ट, यानी कोई रेगुलेटरी कुछ रूल रेगुलेशन कुछ चेंज हो गए, या डेफिशिएंसी ऑफ सिस्टम एंड प्रोसीड्यूर्स की जो सिस्टम वगैरह पे काम हो रहा था उनमें कोई प्रॉब्लम आ गई, उसके प्रोसीड्यूर में कोई दिक्कत आ गई, या फिर कोई इंटेंशनली या अदरवाइज इंटेंशनली या अपने मतलब किसी ने कुछ इंटेंशनली काम ख़राब कर दिया, या फिर इंफॉर्मेशन जो मिलनी चाहिए थी वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई, वो भी क्या है, उससे भी रिस्क अराइज होता है। या फिर कोई अनसुटेबल ऐसी कोई टेक्नोलॉजी सपोर्ट है तो वो हो गया, या फिर कम्युनिकेशन कोई गैप है, फेलियर वगैरह है, तो वो भी, उससे भी क्या होता है, रिस्क अराइज होता है।
या कोई एक्सेसिव या अनरीजनेबल कुछ चीज़ें हैं तो उससे भी रिस्क क्या होता है, अराइज होता है। थैंक यू दोस्तों।